अब है चैप्टर नंबर 25 जनरल एनेस्थीसिया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस है। जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी का एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि जब कभी अपर लिम्ब का ऑपरेट हो या लोअर लिम्ब का ऑपरेट हो तो वहाँ पर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स देते होते हैं। अब आ जाते हैं जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स में हमने क्लासिफिकेशन याद करनी है। इसमें इनहेल्ड होती हैं और इंट्रावेनस होती हैं। इनहेल्ड में हमने गैस में नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है और वोलेटाइल लिक्विड्स में हेलोथेन याद रखना है। इसमें और इसके बाद इंट्रावेनस के लिए हमने निमोनिक याद करना है। बारबीडोल इन पैसिफिक ओशन। बारबी दो दफ़ा बी आ रहा है ना। बारबीचुरेट्स बी बेंजोडाज़ेपिन्स। बारबीचुरेट्स में थायोपेंटल यूज़ होगी और बेंजोडाज़ेपिन्स में माइडाज़ोलम यूज़ होगी। इस तरह हमने डिसोसिएटिव में केटामीन, मिसलिनियस में एटोमिडेट प्रोपोफोल, ओपियाइड्स में फेंटानाइल। ये इंपॉर्टेंट है इंट्रावेनस ड्रग्स। इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स बारबीडोल इन पैसिफिक ओशन, बारबीचुरेट्स, बेंजोडाज़ेपिन्स, डिसोसिएटिव, मिसलिनियस, ओपियाइड्स। इसके बाद आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इसमें हमने सिर्फ नाम याद रखना है। इसके लिए निमोनिक है एनी डिड सम मिस्टेक्स। ए से एनाल्जेसिया, डी से डिसइनिबिशन, एस से सर्जिकल एनेस्थीसिया, एम से मेडुलरी डिप्रेशन। अब स्टेज 1 एनाल्जेसिया में बंदा कॉन्शियस तो होगा लेकिन डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पेन समटाइम्स विद एमनीजिया। दूसरी स्टेज में बंदा डिलीरियस और एक्साइटेड होगा। तीसरी स्टेज में बंदा अनकॉन्शियस होगा लेकिन नो पेन रिफ्लेक्सेस। रेस्पिरेशन भी उसकी रेगुलर होगी, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन्ड होगा। मेडुलरी डिप्रेशन में रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन होगा दैट रिक्वायर्स मैकेनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट टू प्रिवेंट डेथ। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है मिनिमल अल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। ये मैक का क्या मतलब है कि वो कंसंट्रेशंस इनहेल्ड एनेस्थेटिक की जहाँ पर 50% पेशेंट स्टैंडर्डाइज्ड पेनफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस ना करें। यानी द अल्वियोलर कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ रेस्पॉन्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड पेनफुल स्टिमुलस इन 50% ऑफ पेशेंट्स, उसको हम मैक कहते हैं, यानी मिनिमम अल्वियोलर कंसंट्रेशन। इसके बाद आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सब ड्रग्स का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये क्या करवाते हैं, फैसिलिटेट्स गाबा मीडिएटेड इनहिबिशंस ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है ना। और केटामीन जो है ना, ये इनहिबिट्स करवा रहा होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड ऑन द एनएमडीए रिसेप्टर्स, एन मिथाइल डी अस्पार्टेट रिसेप्टर्स। ये हो गया। उसके बाद आ जाती है कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में ना कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्पीड ऑफ इंडक्शन पे अफेक्ट करते हैं। यानी कि स्पीड ऑफ इंडक्शन किन फैक्टर से हमें मालूम होती है। ये इसमें 4 होते हैं, सॉल्युबिलिटी, इनहेल्ड गैस पार्शियल प्रेशर, वेंटिलेशन रेट। ये तीनों होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। यानी कि जिस ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट जल्दी प्रोड्यूस होगा। लाइक नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, इसलिए इसकी स्पीड ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर, वेंटिलेशन रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होगा ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह एट्रियोवेनस concentration gradient also affect the speed of induction of anesthetic effects depends on their concentration। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है ये टेबल करनी है, टेबल 25.1। इसमें ये याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, अभी मैंने बताया है कि इसकी मैक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी मिनिमम अल्वियोलर कंसंट्रेशन। इसकी ना स्पीड ऑफ इंडक्शन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद मेथॉक्सीफ्लुरेन जो है ना, इसका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन 70% से। उसके बाद हेलोथेन जो होता है ना, इसका गैस पार्टीशन कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा। ये MCQs के लिए याद करने हैं तीनों, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, मेथॉक्सीफ्लुरेन। अब हेलोथेन का क्या है, गैस पार्टीशन कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है। हमारे प्रॉफ में एक MCQ आया हुआ था
कि एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल में कौन सी ड्रग हम अवॉइड करते होते हैं, एसोफ्लुरिन वगैरह थी। अब इसके बाद आ जाती है मैक, मिनिमम अल्वियुलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि वो एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन जिसमें 50% पेशेंट जो होंगे ना वो पेनफुल स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रिस्पांस नहीं देंगे। मीन के अल्वियुलर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द रिस्पांस टू अ स्टैंडर्डाइज्ड पेनफुल स्टिमुलस इन 50% ऑफ पेशेंट्स है। इसके लिए सिंपल ये है कि एडल्ट में मैक वैल्यू जो होगी ना उस वहाँ पर एनेस्थीसिया ज़्यादा देते हैं तो मैक वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेशेंट्स। मैक फॉर इन्फेंट्स एंड एल्डरली पेशेंट्स आर लोअर देन दोज फॉर एडोलिसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। इसके अलावा याद रखनी है कि जब सेवरल एनेस्थेटिक एजेंट्स हम यूज़ करते हैं तो फिर मैक वैल्यू एडिटिव हो जाती है, लाइक 0.5 मैक नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 0.5 मैक डेस्फ्लोरेन इज इक्वल टू 1 मैक इनहेल्ड एनेस्थेटिक से, यानी कि उसकी स्पीड ऑफ इंडक्शन फिर ज़्यादा हो जाती है। जितने ज़्यादा आप इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स कंबाइन फॉर्म में दोगे तो उसके बाद उसके स्पीड ऑफ इंडक्शन भी एनेस्थीसिया का ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी रैपिड हो जाएगा। इस तरह इसके इफेक्ट्स CNS इफेक्ट्स होते हैं, CNS डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन करवाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है। इसमें एक MCQ याद रखना है, डेस्फ्लोरेन जो होता है ना पल्मोनरी इरिटेंट होता है, ये ब्रोंकोस्पाज्म करता है। ठीक है, इसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिसिटी में हमने सिर्फ 4 लफ्ज़ याद रखने हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हेपाटाइटिस 0.1, रीनल इंसफिशिएंसी 0.2, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया 0.3, 0.4 मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये 4 टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। ठीक है ना। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया है, इसके को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते होते हैं, डेस्फ्लोरेन देते हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद आ जाती है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। अब आ जाती है पहली जो है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो होती है ना इसके एंटी एमेटिक एक्शंस होते हैं, एंटी एमेटिक एक्शंस होंगे। और इसमें एक लास्ट बात याद रखनी है, फास्फोप्रोपोफोल जो कि वाटर सॉल्युबल होती है, इसका ना लेस पेन होता है एट इंजेक्शन साइट्स देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, मैनी पेशेंट एक्सपीरियंस पैरास्थीसिस। इसके बाद बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स में हमने चैप्टर नंबर 22 सेडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ लिया था। अब लास्ट बार जो है केटामीन। केटामीन जो होगी ना ये डिसोसिएटिव ये दिस ड्रग प्रोड्यूसेस अ स्टेट ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इसमें बंदा पेशेंट जो होता है कॉन्शियस होता है बट मार्क्ड कैटाटोनिया, एनाल्जीसिया एंड एमनीसिया। ये कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ करवाती है। और इसके अलावा केटामीन की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हम प्री ऑपरेटिव यूज़ ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स करते होते हैं। ओपियाइड्स और एटोमिडेट ये हमने लास्ट वाले टेबल से पढ़ने हैं। सिर्फ लास्ट में ये एक बात याद रख लेनी है कि एटोमिडेट यानी प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एटोमिडेट कैन कॉज एड्रीनल सुप्रेशन। अब लास्ट में हमने पढ़ना है ओपियाइड्स और एटोमिडेट फ्रॉम द टेबल। अब ओपियाइड्स में आ जाती है फेंटानाइल, मॉर्फिन वगैरह। ये कहाँ पर एक्ट करती हैं, ओपियाइड रिसेप्टर्स पर, म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर्स वगैरह, डेल्टा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं। ये किसके लिए यूज़ होती हैं, मार्क्ड एनाल्जीसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए यूज़ होती हैं। इसमें टॉक्सिक इफेक्ट्स में वही आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, CNS डिप्रेशन और रिवर्स्ड बाय नलेक्सोन, नलट्रेक्सोन, नलमीफिन। ओपियाइड्स के एंटीडोट क्या है, नलेक्सोन, नलट्रेक्सोन, नलमीफिन। इसके बाद हमने एटोमिडेट याद रखना है। एटोमिडेट जो होता है ना ये फैसिलिटेट करता है गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन एट गाबा ए रिसेप्टर्स। ये भी कहाँ यूज़ होता है, मिनिमल इफेक्ट्स ऑन CV एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। इसके लिए मतलब ये एनाल्जीसिया के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसका इसके साइड टॉक्सिक इफेक्ट्स में नो एनाल्जीसिया, पेन ऑन द इंजेक्शन साइड्स। और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में जो मेन है वो मायोक्लोनस आपने याद रखना है, और नाउजिया वॉमिटिंग। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 25 जनरल एनेस्थेटिक्स।